हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन भाई आज का अपना। आई होप सो मैं लाइव दिख रही होंगी तुम सब लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन भाई। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अन अकेडमी के बारे में। अन अकेडमी एक ऐसा चैनल है, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा एंड यू विल हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान, जिसमें कि हम ट्राई करते हैं कि आपका कोई भी, अगर आप टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, कि फर्स्ट टाइम में आपका क्लियर हो जाए, आप इजीली उसको क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे जान गए होंगे, तो अपने बारे में एक बार बता देती हूँ दोबारा से। मेरा नाम राधिका है, मैंने बीए एंड बीएड किया है। मेरा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाइड है। आई वॉज द गेस्ट फैकल्टी इन केंद्रीय विद्यालय स्कूल फॉर 2 years और मेरे पास 4 साल से ज़्यादा का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। एंड आई मेंटोर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट टेट एग्जाम्स, और मैं अभी भी आप सब लोगों को मेंटोर कर रही हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। भाई आप सबको बताया कि मेरी जो लाइव क्लासेस है डेली, उसका जो टाइमिंग फिक्स्ड है वो है 3 PM का। और इसका बेनिफिट क्या रहता है डेली लाइव क्लासेस का? ठीक है, यूट्यूब पे जो होती है वो 3 PM पे होती है। अदरवाइज अभी जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती है वो फ्री होती है, वो 8 PM पे होती है। वो मैं 1-2 दिन में भी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, डेली लाइफ क्लासेस का बेनिफिट क्या रहता है कि आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। जो भी डिस्कशन हो रही है उसमें आप एंगेज हो सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हैंड टू हैंड अपनी लाइव क्लास में ही अपने सारे डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हो। आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, यानी कि पूरा एक पैटर्न बना होता है। एज पर हम सिलेबस ही चलते हैं, यानी कि बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठा के आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस करने का मौका मिलता है, जिससे कि आप अपनी प्रेपरेशन को इजीली ट्रैक कर पाओ। एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश अगर आप अपना वीडियो नहीं देख पाते, लाइव वीडियो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप बाद में उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड पे भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है यूट्यूब पे हमारी फ्री क्लासेस होती है, ऐसे ही हमारे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे भी फ्री लाइव क्लासेस होती है, जिसको स्पेशल क्लासेस हम बोलते हैं। ये रिचुअल्स है हमारे, ये कोर्सेज हमारे जो स्टार्ट होने वाले रिसेंटली स्टार्टेड कोर्सेज है हमारे। आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है भाई, अब आपकी सीटेट की डेट आ गई है, 31 जैन को आपका सीटेट का पेपर है। तो भाई आप अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। 2 महीने तो ही आप पढ़ेंगे, मुझे पता है फेस्टिव सीजन है, इतना तो आपका ध्यान जा नहीं रही होगा, तो बट फिर भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रॉपर आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सीटेट पेपर 1 में हमारे पास टोटल 33 कोर्सेज हैं, पेपर 2 में 19 कोर्सेज है, यूपी टेट पेपर 2 में 18 कोर्सेज हैं, सुपर टेट में हमारे पास टोटल 13 कोर्सेज हैं। और यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ईजी तरीके से ट्रैक कर पाओगे। भाई आप बात कर लेते हैं अनअकैडमी के एडवांटेजेस की। अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय कर भी रहे हो तो उससे कोई ना कोई एडवांटेजेस होना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, यानी कि भाई हर टीचर का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स रहता है, यानी कि कोई कभी भी क्लासेस नहीं लेता, हर टीचर का टाइमिंग फिक्स रहता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग जो है रिमाइंडर सेट कर सकते हैं अपना। कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, जैसे कि आप सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं। आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लाइव पोल का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं आपके, डेली रिपोर्ट एनालिसिस होती है आपकी, एंड यू विल गेट पीडीएफ लर्निंग मटेरियल। अगर आप स्पेशल क्लास लेते हैं मेरी, तो पीडीएफ आप वहाँ से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर बात आती है आपकी यूट्यूब की, तो उसका जो पीडीएफ मटेरियल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल देती हूँ। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं भाई। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं भाई। अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भाई दिस इज द राइट टाइम जो आप सोचो, क्योंकि अब आपकी सीटेट की डेट आ चुकी है। आपको पता है भाई, आपका रीट का पेपर भी है, अब आपका और भी जो एमपीडेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो इस फीस के अंदर।
तो ये सारे हमारे सब्सक्रिप्शन है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, और जो मैं आपको हमेशा से बेस्ट सजेस्ट करती हूँ दैट इज ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ वाला। ठीक है, जो आपकी 6 महीने की फीस है वो आपकी 4,800 रुपये, और जो 1 साल की फीस है वो है आपकी 6,000 रुपये। बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे राधिका तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो जो आपकी 1 साल की फीस है वो हो जाएगी 5,400 रुपये, और जो 6 महीने की फीस है वो हो जाएगी आपकी 4,320 रुपये। और आप इस फीस के अंदर अपने सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका लाइक सी टेट है, सुपर टेट है, आपका एमपी टेट है, आपका रीट है, राजस्थान टेट है, आप सबकी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो। और एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप 6 महीने, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर होगा। तो भाई सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सीटेट का 2015 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है भाई 31 जैन को पेपर है, बार बार बोल रही हूँ, जिस बच्चों को नहीं पता है डेट आ गई है, प्लीज़ बी सीरियस। 2019 के पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, 2018 के पेपर डिस्कस कर चुके हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही डिस्कस कर चुकी हूँ। 2017 में हुआ नहीं था, पता है आप सबको। 2016, 2015 डिस्कस कर चुकी हूँ सारे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो भाई प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, जब आपका सीटेट पास आ रहा होगा तो एक बारी दोबारा से रिवीजन भी कर लेंगे, और थ्योरीज तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस के बीच में यार करवा ही देती हूँ। ठीक है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ कि भाई कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ लेना, जीन पियाजे पढ़ लेना, हार्वर्ड गार्डनर पढ़ लेना, कोहलबर्ग पढ़ लेना, वाइगॉत्स्की पढ़ लेना, तो उन सबकी थ्योरीज में आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो भाई अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 2015 के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम भी दूंगी बिल्कुल क्वेश्चन का सॉल्व करने का। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई। भाई हमारे सीबीएसई ने क्या इंप्लीमेंट किया था, प्रोग्रेसिव मॉडल किया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, बच्चे जो है ग्रुप में काम करते हैं। अगर आपको याद हो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, मैंने वैसे स्लाइड लगाई है बट आप लोग आंसर करेंगे। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन सच अ वे सो एज टू एक्सपेक्ट देम टू, यानी कि हम बच्चों का जो समाजीकरण करवाते हैं, भाई हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है, किस प्रकार से जब हम बच्चों को सोशलाइज करवाते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। ठीक है, गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स, यानी कि वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। यानी कि बस इस पे ध्यान दिया जाए कि बच्चों को अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, कि फर्स्ट कैसे आना है, सेकंड कैसे आना है, 100 में से 90 मार्क्स कैसे लाने, बस इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। क्या हम इसलिए प्रोग्रेसिव मॉडल डाला है हमारा सीबीएसई ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्या हम इसलिए बच्चों को सोशलाइज करना सिखाते हैं। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल, यानी कि जब आप मैंने आपको बताया था अभी सोशलाइजेशन में क्या होता है, प्रोग्रेसिव मॉडल में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ग्रुप में वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय रूप से बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी भागीदारिता देंगे, किसमें, सोशल स्किल भी बच्चों की डेवलप होगी प्रोग्रेसिव मॉडल में, यानी कि सोशलाइजेशन के अंदर। तीसरा ऑप्शन है प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कंफर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। आपको पता है कंफर्मिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो रूल्स बनाए हैं वो आपने एज इट इज क्या है अपने अंदर आपने उसका अनुपालन कर लिया बिना किसी क्वेश्चंस करे। तो क्या इसलिए हमने सीबीएसई ने प्रोग्रेसिव मॉडल जो है इंप्लीमेंट करा है हमारे एजुकेशन के सिस्टम के अंदर। चौथा है एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, यानी कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि हेतु होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भाई बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा ही पूछ लेते कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव मॉडल क्या है, सोशलाइजेशन क्या है। तो भाई आई होप सो सारे बच्चे आंसर कर चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या है, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क, यानी कि आपको सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल भी सीखे। आपको पता है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक बारी रिवीजन हो जाएगी यार आपकी, सीटेट अब आ चुका है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील कक्षा जो है, जो शिक्षा है, उसमें हमारे जॉन डुई जी ने बहुत काम किया है
और इसलिए उनको जनक भी कहा जाता है प्रगतिशील शिक्षा का। और उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको टीचर सेंटर से हटा के बाल केंद्रित अप्रोच की तरफ लेके जाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या, मैंने आपको हमेशा से बताया भाई, ये सारे क्वालिटीज़ को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। प्रोग्रेसिव मतलब बच्चे एक साथ क्या करेंगे, सोशलाइज करेंगे, ग्रुप में करेंगे, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, ताकि वो जो चीज़ सीख रहे हैं उनको लाइफ लॉन्ग याद रहे। बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चे यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि उनकी लाइक होते ना सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बच्चे जो अपनी सोशल प्रॉब्लम्स है बच्चे खुद से उसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स विल सॉल्व देयर सोशल प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, बच्चों की सोशल स्किल भी डेवलप होंगे, क्योंकि बच्चे यार ग्रुप में बैठ के सारे कार्य कर रहे हैं, तो बच्चे एक दूसरे के व्यूज, थॉट, पॉइंट ऑफ व्यू सब शेयर हो रहे हैं, तो इससे बच्चों की सोशल स्किल भी डेवलप होंगे। ग्रुप वर्क होता है, टेक्स्ट बुक पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, डी एम्फसाइज होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे करके सीख रहे हैं और टीचर यहाँ पे गाइड होगा, टीचर सिर्फ आपको गाइड करेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपके साथ साथ बैठ के सारा करेगा, जितना भी लर्निंग होगा वो सब आप खुद करेंगे, आप खुद से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी नॉलेज को, आप करके सीखेंगे किसके अंदर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक है। वैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट पूछ लेते तब भी आप आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सो सब लोग आंसर दे चुके होंगे, जिसने आंसर दे दिया भाई अपने अपने आपको 1 नंबर दे देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्के सोशियो कल्चरल थ्योरी। भाई हमारे वाइगॉत्स्के ने कौन सी थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्के सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि कौन सा एक आधार है जो उसके सिद्धांत पर क्या है, आधारित है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, भाई आपको पता है ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे वाइगॉत्स्के जी ने नहीं दी है। पहले आप आंसर कीजिए, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ आपके लिए, ऑल्दो आई डोंट हैव टाइमर, बट मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करती चलूंगी, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इनसाइट लर्निंग। भाई इनसाइट लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात तो करी ही नहीं है हमारे वाइगॉत्स्के जी ने। वाइगॉत्स्के ने कौन सी थ्योरी दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है हमारे वाइगॉत्स्के जी ने। और तीसरा ऑप्शन क्या था, सांस्कृतिक निरपेक्ष। भाई संस्कृति निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, बल्कि उन्होंने तो संस्कृति की बात करी है कि जो बच्चा है, जो बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, जो बच्चे का एक थिंकिंग लेवल डेवलप होगा, वो कैसे होगा, बच्चा सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने संस्कृति को निरपेक्ष बोल दिया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब आपसे यहाँ पे क्या ऑप्शन बचा, रेसिप्रोकल टीचिंग। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग क्यों भाई, आपको पता है, जब मैंने आपको, इसका आंसर भी यही होगा, मैं आपको अभी प्रूफ कर दूंगी, यानी कि जब मैंने आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी करवाई थी, तो मैंने आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करवाए थे इसकी थ्योरी के, अगर आपको याद हो। तो मैंने आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंदर ये भी बताया था कि इसके अंदर जो है बच्चे जो है ग्रुप में काम करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, रेसिप्रोकल लर्निंग होगी, पीयर ट्यूटरिंग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी में अच्छे से पढ़ा रखी है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है। बेसिकली पहले ये समझ लो कि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस मैंने आपको करवाए थे वाइगॉत्स्की की, इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। आपको आइडिया ही लग गया होगा भाई वाइगॉत्स्की ने क्या बोला कि सोसाइटी और समाज के साथ इंटरैक्ट करके बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी। तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा भाई कोऑपरेट करेगा, कोलैबोरेट करेगा, सहयोग करेगा, ग्रुप एक्टिविटीज़ करेगा, सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। अब थोड़ी सी भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लो या पढ़ लो इसको, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है, बच्चे जो है ग्रुप में काम करेंगे, आइडियाज़ एक दूसरे के शेयर होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशंस आर गिवन, लिटिल रिलायंस ऑन द टीचर, यानी कि यहाँ पे जो टीचर है वो क्या आपका होगा, आपका एक गाइड होगा यहाँ पे टीचर। स्टूडेंट लेड रादर देन लेड बाय द टीचर, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है ये, चाइल्ड सेंटर्ड है ये। जॉन डुई ने क्या बोला था कि स्टूडेंट सेंटर से हटा के चाइल्ड सेंटर्ड की ओर हमारे एजुकेशन को लेके जाओ। ईच पर्सन ब्रिंग न्यू नॉलेज टू द टेबल ऑफ द शेयर। भाई ऑब्वियसली बात है, जब एक बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हैं तो हर बंदा जो है अपने नए नए आइडियाज़, अपनी नई नई नॉलेज लेकर आएगा। अब सब क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म यूटिलाइज्ड इन द क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या हो, यानी कि बच्चा यहाँ पे जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा वो खुद से करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, नॉलेज बिल्ड होगा, बच्चा एंगेज होगा। क्विजेज और सेल्फ असेसमेंट बच्चों को दिए जाएंगे ताकि वो स्व आकलन कर पाए।
नॉट ओनली वन पर्सन डज वर्क, एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूट्स, यानी कि सारे बच्चे सहयोग करके काम करेंगे। ग्रुप्स कैन ईदर बी चूजन बाय द टीचर और स्टूडेंट, यानी कि टीचर भी ग्रुप बना सकते हैं, बच्चे खुद से भी अपना ग्रुप बना सकते हैं और बच्चे जो है टीम वर्क करेंगे। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना वैसे भी, ठीक है। और रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, अभी आपको पता है उसने क्या बोला था, बच्चे जो है एक दूसरे कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। तो रेसिप्रोकल में मैं आपको दो चीजें लिख रही हूँ, एक टीचर लिख रही हूँ एक जगह और एक जगह लिख रही हूँ स्टूडेंट। आपको पता है रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, तो यानी कि ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है। तो जब टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है टीचर से सीख रहे हैं और टीचर्स भी जो है बच्चों से सीख रहे हैं, तो बस बेसिकली यही है आपका पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी टीचर्स बच्चों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखती है और स्टूडेंट्स जो है टीचर्स से सीख रहे हैं, तो ये है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। कोलैबोरेटिव में क्या है, भाई बच्चे एक दूसरे सब सीख रहे हैं, ये इससे सीख रहा है, ये इससे सीख रहा है, ये इससे सीख रहा है, सब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहा है। तो अब बच्चे भी क्या है, टीचर से सीख रहे हैं, टीचर भी बच्चों के एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीजें सीखते, तो ये है बेसिकली आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। और इसी में मैंने आपको याद होगा कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भाई पीयर ट्यूटरिंग भी मैंने आपको वाइगॉत्स्की के एजुकेशन इम्प्लीकेशन में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं पढ़ा हो तो भाई प्लेलिस्ट में जाके वीडियो दोबारा देख लेना, वाइगॉत्स्की की हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। अ टीचर सेज टू हर क्लास, भाई एक टीचर अपनी क्लास से कहती है, एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली, ऑल स्टूडेंट शुड कंप्लीट असाइनमेंट प्रेस्क्राइब विदाउट एनी असिस्टेंट, यानी कि सारे बच्चे जो असाइनमेंट है वो खुद से करेंगे किसी की बिना हेल्प लिए, और जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया भाई ये तुम्हारे भले के लिए ही दिया है। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट, भाई किसकी थ्योरी से आगे आपके क्वेश्चन, कोहलबर्ग की मॉरल यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत से आया है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हो अगर आपको समझ नहीं आया। भाई एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी कि जितने भी असाइनमेंट्स है का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, यानी कि जो बच्चा है और अच्छी तरह सीख सके, उनके फायदे की बात हो रही है यहाँ पे। सपोज मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि भाई आप सब अपना असाइनमेंट खुद से करें, कोई किसी की हेल्प नहीं लेगा, कोई पीयर ट्यूटिंग नहीं है, कोई कोलैबोरेटिव नहीं है, आप सब अपना असाइनमेंट खुद करेंगे। वो क्यों, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से वो चीज़ सीख पाए, प्रभावशाली ढंग से आप वो चीज़ सीख पाए, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करेंगे, बिना किसी की सहायता नहीं लेनी है, भाई अपना काम स्वयं करें, ठीक है। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला है कन्वेंशनल स्टेज यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि स्टेज 4 की बात हो रही है। दूसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पनिशमेंट अवॉइडेंस, भाई यहाँ पे पनिशमेंट की बात नहीं हुई है, आपको पता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चा इस चीज से भी पूर्व है, पीछे है प्री कन्वेंशनल में, उसको पता ही नहीं है भाई क्या सही है क्या गलत है, तो थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं आपका, ठीक है। फिर आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज 2, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सचेंज की बात तो हो ही नहीं रही है कि कल मैंने तुम्हें अपना टिफिन दिया था आज तुम मुझे अपना टिफिन खिलाओ, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और एक्सचेंज की बात नहीं हुई है। आई होप सब अपना आंसर दे चुके होंगे। और स्टेज 1 भी नहीं तो उसका आंसर क्या होगा भाई, स्टेज 5 भी नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा, कन्वेंशनल स्टेज 4। जो बच्चे भाई आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे होंगे। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो टीचर ने एक ऑर्डर दिया है आपको, आप उसे फॉलो कर रहे हैं और वो जो ऑर्डर्स हैं वो आपकी भलाई के लिए ही करे गए हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन करा था हरियाणा टेट का कि उसमें जो मतलब यही बोला था ना कि जो बच्चे रूल्स दिए जाते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए, यानी कि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सपोज आपको बोला गया है इसमें कन्वेंशनल स्टेज में कि आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, तो जो एडोलेसेंस वाले बच्चे हैं, कन्वेंशनल स्टेज वाले बच्चे हैं 4th स्टेज के, वो ये बोलेंगे कि ठीक है ये हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं इसलिए हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। पोस्ट की तो बात ही नहीं हुई है, तो ये लेवल 2 की बात हुई है कन्वेंशनल की। और किसकी बात हुई है भाई, स्टेज 4 की, जो इसको हम नाम देते हैं सोशल सिस्टम अथॉरिटी मेंटेनिंग, हिंदी बोल तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होता है, कर्तव्य निभाना तथा स्वेच्छा से कानून का पालन करना, ठीक है। अपनी इच्छा से आप उस कानून का पालन कर रहे हैं, टीचर ने आपको ऑर्डर दिया है कि भाई मैंने जो असाइनमेंट दे रही हूँ सब अपनी अपनी मर्जी से, यानी कि सबकी भलाई के लिए दे रही हूँ मैं असाइनमेंट, तो सब खुद ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे अपनी मर्जी से करें क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई ना कोई भला हो इस चीज से।
आई होप सो क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी ये 3 लेवल्स हैं, आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर अ रिवीजन मैंने ये स्लाइड लगा दी है। 3 स्टेजेस है, पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि 3 लेवल है, 6 स्टेजेस हैं। सीटेट में कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, भाई 2016 में डायरेक्ट पूछ लिया था कितने लेवल होते हैं भाई, मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बस ये पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जिसका सही है पर अपने अपने आप को एक एक नंबर दे देना। 30 क्वेश्चन करेंगे सारे, तो एक एक नंबर देते हुए चलना। लास्ट में बस मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके बताना मुझे किसके कितने आए, ठीक है भाई। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है भाई, क्या चीज विकसित हो रही है? 14 ईयर ओल्ड देविका है भाई, इज अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ सेंस ऑफ हर सेल्फ एज अ सेपरेट सेल्फ गवर्निंग, यानी कि भाई वो जो अफेयर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ है, यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं, जो भी अफेयर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में हो रही है, वो खुद से ही सेल्फ गवर्न करना चाहती है उस चीज़ों को। तो वो चीज़ क्या है? यानी खुद से करेगी वो सारी चीज़ें। नियमों के प्रति घृणा, भाई यहाँ पे कोई नियमों के प्रति घृणा की बात नहीं हो रही है। टीनेज एरोगेंस की बात भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि अक्कड़पन की बात नहीं हो रही, किशोरावस्था की मेच्योरिटी भी नहीं है। तो ये क्या है? ऑटोनॉमी है। क्या है? स्वायत्तता है ये वाली चीज़। या कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो अब इंडिपेंडेंट होगी, खुद से ही इंडिविजुअली अपनी चीज़ों को देख लेगी, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अफेयर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो ऑटोनॉमी है, उसके पास फ्रीडम है, स्वायत्तता है, खुद से वो करेगी, सेल्फ गवर्न करेगी उस चीज़ को, ठीक है। स्वनियंत्रित भावना को विकसित कर रही है, तो वो क्या है? ऑटोनॉमी है आपका। आई होप सबका सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब आप देख लो भाई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, भाई प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार सही है, यानी कि समुचित है? अब यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख दिया, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई जॉन डुई को हमारे सहयोगात्मक यानी प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सही है? मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ते पढ़ते आंसर कर दीजिए, ठीक है। पॉज नहीं लेती कि चलो ठीक है आप आंसर कीजिए। आई होप तो सबको समझ आ रहा होगा यार। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, अदरवाइज वो क्या पिक भेज देना, मैं टेलीग्राम पे भी रिप्लाई कर दूंगी। देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, यानी कि आपकी कक्षा में कोई डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि बच्चों के पास इतनी डेमोक्रेसी हो ही ना कि अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन है, उसे किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए टीचर से, तो उसके पास कोई फ्रीडम नहीं, वो भाई नहीं पूछ सकता। तो यहाँ पे स्टूडेंट को पैसिव रहने के लिए बोला गया है। नहीं भाई, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी कि बच्चे जो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चों के पास डेमोक्रेसी होगी। भाई याद है, पहली स्लाइड अभी दिखाई थी, तभी स्लाइड लगा रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर सको उस चीज को। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ। अब देखो यही वाला पॉइंट हो गया कि बच्चे जो हैं, आपने अगर याद हो कि मैंने आपको दिखाया था कि बच्चे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, सोशल प्रॉब्लम्स को खुद से बाय देमसेल्फ, वो अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की यार वहाँ पे सोशल स्किल भी तो डेवलप हो रही है ना। प्रोग्रेसिव में क्या है? बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं यार, ठीक है, ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग दे रहे हैं, सोशल स्किल डेवलप हो रही है। क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द स्टूडेंट, रेदर इट टू बी कल्टिवेटेड। यानी क्या बोलते हैं भाई, जो क्यूरियोसिटी है वो इनहेरेंट नहीं है, यानी कि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है भाई, बल्कि जिज्ञासा जो होती है वो तो अंतर्निहित होती है, अपितु इसका जो संवर्धन करना चाहिए, यानी कि हमें इसको कल्टिवेट करना है, बच्चों में क्यूरियोसिटी लानी है हमें। हम बच्चों को अवसर दे सकते हैं ना बहुत सारी। क्यूरियोसिटी तो आपकी इनहेरिट ही होगी ना, जन्मजात होगी आपकी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ट इन द क्लासरूम, यानी कि बच्चों को बस एज अ टीचर आपको सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करना है, बच्चों की आपको सुननी नहीं है कि जो मर्जी बच्चा बोलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि बच्चे जो है क्वेश्चन भी पुटअप कर सके, कोई अगर उनके डाउट है वो टीचर से पूछ सके, बच्चों के पास ऑटोनॉमी भी हो, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। जिसका सही है भाई अपने आप को एक एक मार्क्स दे देना, बाकी लास्ट में कमेंट करके सब जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो। इजी क्वेश्चन था वैसे तो, 2-3 क्वेश्चन आपको अटपटे लगेंगे, यानी बस लैंग्वेज का खेल है यार सीटेट में, ठीक है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इन
इज, यानी कि भाई कौन सा डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर है आपका, बट कौन सा, रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि वो बच्चे को भाषा समझने में प्रॉब्लम है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके। एपैरेक्सिया यानी कि चलाघाट, यानी कि एपैरेक्सिया, डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य यानी कि पठन कौशल विकार है। तीसरा है अस्पीचेक्सिया यानी कि वाक संबंध रोग, ऐसा कुछ होता नहीं है। या फिर है आपका चौथा एफेजिया यानी कि भाषा घात यानी कि अफेजिया। बताएं, लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपको बताना है, यानी कि जब बच्चे को भाषा समझने में, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, उसको समझना प्रॉब्लम है, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ उसका आंसर क्या होगा, अफेजिया। कभी कभी डिस्फेजिया भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं होता है। डिसलेक्सिया आपको पता है क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो क्या है आपका, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। और अपैरेक्सिया क्या होता है, डिस्पैरेक्सिया क्या होता है, जब बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। किसमें, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ उसके बाद जिसका सही है अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, ठीक है। डिसलेक्सिया रीडिंग, डिसग्राफिया आपको याद है ग्राफ से रिलेटेड होगा, राइटिंग से रिलेटेड होगा। डिसफेजिया आपका आ गया है, फेजिया यानी कि लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बच्चे को लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, अवबोधन करने में प्रॉब्लम आ रही है। पैरेक्सिया भी दे रखा है ऑप्शन में, पैरेक्सिया मतलब होगा प्रॉब्लम इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन मोटर स्किल, यानी कि बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, शर्ट की बटन ऊपर नीचे, लेजिस नहीं बंद कर पाएगा, बॉल देख कहीं और रहा है, फेक कहीं और रहा है, बैटिंग बॉल कहीं और से आ रही है, बैटिंग कहीं और कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और ADHD के बारे में तो अभी क्वेश्चन है नहीं, तो बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। आई होप सो इतना क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी किसी बच्चे को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाई निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी तक आपने देखा होगा 2016, 18, 19 सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए। अब जब थोड़ा सा लेवल इतना सा करना होता है तो वो लोग आलोचनाएं डाल देते, बट मैं आपको आलोचनाएं करवा चुकी हूँ, तो इजीली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, यानी कि 3 इसमें आलोचनाएं हैं और कोई एक आलोचना नहीं है। आपको एक्सेप्ट बताना है, ध्यान से पढ़ लेना वरना 1 नंबर एवं गवा दोगे, ठीक है। इट इज़ नॉट रिसर्च बेस्ड, भाई यह शोधाधारित नहीं है। भाई मैंने आपको बताया था इसमें कोई इम्पेरिकल सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है इम्पेरिकल सपोर्ट, तो ये रिसर्च बेस्ड नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये भी नहीं है। डिफरेंट इंटेलिजेंस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, यानी कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। भाई ये भी इसकी आलोचना, इसने बोला था ना, अगर किसी को लैंग्वेज इंटेलिजेंस अलग रखी है इन्होंने, म्यूजिकल इंटेलिजेंस इन्होंने अलग रखी है, ठीक है, और स्पेशल अलग है, इंटरपर्सनल अलग है, तो सारी चीज़ें इसने अलग अलग रखी हैं, ठीक है। तो ये इसकी आलोचना तो नहीं है। गिफ्टेड स्टूडेंट यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, यानी कि भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, आपको पता है जिनका IQ लेवल 140 होता है, इन्होंने क्या बोलते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। भाई आपको तो मैंने बताया ही था कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, अकाउंट से याद भी कराया था, उनके पास हाई एबिलिटी होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है, और हाई क्या होती है, उनकी कमिटमेंट होती है, तो एक चीज़ में वो अपनी विशेषता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये इसकी आलोचना नहीं है, तो इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, आंसर भी तुम्हारा सही होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे तुम सारे बच्चे, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कोई किसके बारे में, क्रिटिसिज्म ऑफ हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी के बारे में। भाई लेस इंपेरिकल सपोर्ट है, 1 सेकेंड ना वॉइस तेज कर लूँ। लेस इंपेरिकल सपोर्ट एविडेंसेस है, मैंने आपको बताया था कि भाई कोई उसके आधार नहीं थे, उसने पहले 8 दे दी, फिर उसने पहले 7 दी इंटेलिजेंस, फिर 8 दी, फिर 9, फिर 10, बट कोई आधार ही नहीं है, एम ही दिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है, एजम्पशन बेस्ड उसने अपनी सारी इंटेलिजेंस को रखा है। इंटेलिजेंस उसने बोला इंटर रिलेटेड नहीं है, जिसका लाइक ब्रेन का कोई लैंग्वेज वाला पार्ट डेवलप है तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की तरफ जाएगा, भाषागत की तरफ जाएगा। जिसका ब्रेन का म्यूजिकल वाला पार्ट अच्छे से डेवलप हुआ है तो वो संगीत वाला बुद्धि होगी उसकी। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई, उसने बोला कि सब इंटर रिलेटेड नहीं है, सब अलग अलग है, बट बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि नहीं ये तो टैलेंट्स होते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है।
आर्बिटरी क्लासिफिकेशन यानी कि जिसका कोई आधार नहीं है, लेस एम्पेरिकल सपोर्ट है, कोई एविडेंसेस नहीं है इसके, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन इसी के थ्योरी से है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो आपकी थ्योरी है भाई, इसको वैध क्यों नहीं माना जा सकता, ठीक है भाई। इसकी आलोचनाएं भी इतनी सारी, बट हम इसे वैध क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, मैं पानी पी रही थी, एक सेकेंड। चलो, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेगिटिमाइज्ड एज इट, विशेष परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। भाई ये तो सही बात है, इट इज नॉट पॉसिबल, भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट। भाई कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हम अलग अलग प्रकार की बुद्धियों को मापा जा सके। डज नॉट प्लेस इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन ऑल 7 इंटेलिजेंस, यानी कि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देते हैं। तीसरा, इट इज बेस्ड ओनली ऑन साउंड एम्पेरिकल स्टडीज डन बाय अब्राहम मैस्लो थ्रू आउट हिज लाइफ। यहाँ पे इनकी बात नहीं हुई है, अब्राहम मैस्लो की जी फैक्टर की बात भी नहीं हुई है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, हम क्यों वैध नहीं मान रहे भाई इसकी थ्योरी को आलोचनाओं के बाद भी, बिकॉज भाई पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम इतनी सारी जो बुद्धियां हैं, जो उसके प्रकार है, डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट के द्वारा हम अपनी डिफरेंट इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको वैध नहीं मान सकते। जिसने फर्स्ट दिया है भाई, अपने अपने आप को 1 मार्क्स दे देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, यानी कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्वेश्चन आते हैं आपके, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर, कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिक विभेद डिसएडवांटेज एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि भाई ये बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है कि आपकी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले बच्चे हैं, क्योंकि अध्यापिका को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यानी कि भाई टीचर के लिए ये कंट्रोल करना मुश्किल है डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स यानी कि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दूसरा है डेट्रीमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि भाई फिर से इन्होंने बोल दिया कि लाभकारी नहीं है, हानिकारक है भाई ये वाली चीज, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे कि क्योंकि डाइवर्सिटी है आपकी क्लास में। भाई आप एक क्लास में एक प्रकार के बच्चे थोड़ी ना रखोगे कि भाई ठीक है तुम इस सोशल बैकग्राउंड से तो तुम इस क्लास के हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो तुम इस सेक्शन के बच्चे हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है तुम इस सेक्शन के बच्चे हो, ठीक है। तीसरा है अनुपयुक्त है भाई, क्योंकि वह सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, यानी कि inexpedient as they reduce the speed of the curriculum transaction to the level of the slowest student। नहीं भाई ये बात नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि अगर आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है तो भाई आपको उस चीज़ को सेलिब्रेट कर, बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात है, तो भाई ये चीज़ आपकी कक्षा में लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करते हैं। भाई ये चीज़ एडवांटेजेस है, एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि भाई हर बच्चे का अलग अलग संज्ञान है, हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है, अलग चीज़ से परसीव करता है, अलग चीज़ से अपनी रीजनिंग लगाता है, अलग अलग तरीकों से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो टीचर को इतने सारे प्रकार के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या टीचर एक्सप्लोर कर पाएगी उन चीज़ों को, ठीक है, कि मेरे बच्चे क्लास में इतने इतने भिन्न भिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो वो क्या है उसको टीचर जो है बच्चों के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को खोज पाएगी वाइडर पूल की तरह, यानी कि एक्सप्लोर कर पाएगी हर चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भाई विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभिक किया गया था ताकि भाई एसबीए क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कि बच्चे का जो आकलन है स्कूल में ही हो, उसे बार बार बाहर जाने की जरूरत ना पड़े उसे, यानी कि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो स्कूल में ही हो, ये नहीं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कई बच्चे को और जाना पड़ा है, मेंटल के लिए कहीं, कॉग्निटिव के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, और बच्चे को लाइक अपने लैंग्वेज के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, मॉरल के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है।
तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू, भाई क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था? डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। भाई ये बात नहीं है। पहले तो हमारे बोर्ड सिर्फ क्या होते थे, सिर्फ 10th क्लास में होते थे, बट इसमें बोला गया कि और वो भी सिर्फ एंड में होते थे, है ना। बट इसमें क्या बोला गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर कि बच्चों का आप जो आकलन करोगे, जब बच्चों का आप असेसमेंट करोगे, भाई आप थ्रू आउट द ईयर करो और हॉलिस्टिक वे में करो। मैंने आपको पढ़ाया था CTET में, सॉरी CCE के अंदर ये वाली चीज़, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर डिस्कस भी करेंगे साथ साथ में। दूसरा है इंश्योर द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ये वाला ही आंसर होगा। तीसरा भी पढ़ लेते हैं भाई, क्या पता तीसरा सही हो। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापिकाओं को अभिप्रेरित किया जा सके, यानी कि टीचर्स को मोटिवेट टू पंक्चुअसली रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर प्रोग्रेस, यानी कि यहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बच्चे का रिकॉर्ड रखना है, और तो यहाँ पे कोई बात हुई ही नहीं है। फोर्थ है एनकरेज स्कूल टू एक्सेल बाय कॉम्पीटिंग विद द अदर स्कूल इन देयर एरिया। भाई कंपटीशन की बात नहीं है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपका क्यों आया था, ताकि आप बच्चे का संपूर्ण विकास जो है निश्चित किया जा सके CCE के द्वारा। मतलब जो बच्चों का असेसमेंट होगा, जो बच्चों का आकलन होगा भाई कॉन्टिन्यूस होगा, सतत होगा भाई, थ्रू आउट द ईयर होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, यानी कि व्यापक होगा, हॉलिस्टिक होगा। हॉलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण, ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकली भी, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली, लैंग्वेज और मॉरल, भाई सबका ध्यान दिया जाएगा आपका, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। और इवेल्युएशन लास्ट में, ई फॉर इवेल्युएशन, मूल्यांकन, यानी कि आप एक प्रकार का टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे बच्चे को एसेस करने के लिए, जैसे सिर्फ बोर्ड होते थे साल में एक बार, वो नहीं होगा। तो क्या होगा, बच्चे का वेराइटी ऑफ टाइप्स यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं, तो आपसे बच्चे को पेन पेपर के टेस्ट से बच्चे का नापेंगे नहीं, अलग अलग वेराइटीज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर का टेस्ट नहीं करेंगे बच्चों के साथ। भाई ओरल टेस्ट भी है, फील्ड ट्रिप भी है, प्रोजेक्ट्स वर्क है, क्विज है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप सब यूज़ करेंगे। मुझे पता है यार CTET में थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं इस बारी, तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है सेशन, है ना CTET का, बट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, पेपर लेंथी बनाने के लिए यही कर देते हैं ये, ठीक है। कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, आप बस 20 क्वेश्चन बचे हैं, जितने अभी तक आपके सही हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? भाई ये 4 है, इनमें से कौन सा एक संबंधित नहीं है, यानी कि बोलते हैं ना ऑड वन आउट वाला, वो जैसे रीजनिंग 4 ऑप्शन में से एक जो नहीं है, नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शन। पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि आपने क्लास में एज अ टीचर क्वेश्चन आंसर सेशन आप करवा रहे हो, मैं टीचर हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो ठीक है, टीचर सेंटर्ड हो गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूँ। दूसरा है टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑन अ टॉपिक, यानी कि मैं बच्चों से फीडबैक ले रही हूँ, एज अ टीचर बच्चों से फीडबैक ले रही हूँ। तीसरा है कंडक्टिंग क्विज, यानी कि बच्चों के बीच में प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज को परिचालित कर रही हूँ। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। भाई ऑब्वियस सी बात है, पता चला कौन सी एक चीज़ ऑड है, यहाँ पे ऑड वन आउट है जिससे संबंधित नहीं है। भाई यहाँ पे भी टीचर का रोल है, यहाँ पे भी टीचर का रोल है, यहाँ पे भी टीचर स्टूडेंट सब प्रेजेंट है, बेसिकली टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। तो बट चौथा वाला जो है, बच्चा यहाँ पे स्व आकलन कर रहा है, बच्चा खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं हो रहा है। तो बट यहाँ पे तीनों चीज़ों में टीचर का रोल है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 थी, इसका आंसर है मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, होप सबका सही होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है आपका, आई होप सो सबको विजिबल होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज करेक्टली मैच्ड विद स्पेसिफाइड डोमेन। भाई आपको यहाँ पे 4 डोमेन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको परफेक्टली जो मैच कर रहा है आपको वो बताना है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है,
भाई आपका ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से करनी है और अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, अगर करनी है तो, ठीक है। लाइव नहीं, कमेंट करके बताना, तभी मैं पढ़ पाऊंगी, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं भाई, दोनों पढ़ूंगी, इंग्लिश ही पढ़ूंगी, हिंदी पढ़ूंगी। फर्स्ट है आपका, कुड यू ग्रुप योर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, यानी कि क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये इन्होंने किसका पार्ट दे दिया, इवैल्यूएशन का, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ ये होता है भाई, ये जो डोमेन है आपका ये इवैल्यूएशन है। दूसरा है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था, यानी कि भाई जो आपने कल रात को एक मैच देखा उसमें कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था। तो भाई यहाँ पे क्या हम क्रिएटिंग कर रहे हैं कोई चीज, क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, दोबारा से इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड है, राइट डाउन अ न्यू रेसिपी टू कुक चिकन बाय यूजिंग हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। क्या ये एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन वाला डोमेन यूज हो रहा है यहाँ पे एज पर ब्लूम टैक्सोनॉमी। एंड द ऑप्शन नंबर 4 इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेजर्स वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीव बेस्ट रिजल्ट, यानी कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। और यहाँ पे किसकी बात हो गई, विश्लेषण की बात हो गई है। आप सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, तब तक हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। आई होप सो सबको दिख रहा होगा। ये इसने डोमेन्स दिए थे, इसके अंदर रिमेंबर, अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो सबसे छोटे लेवल का होगा वो रिमेंबरिंग होगा, यानी कि जैसे आप चीज़ों को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं ताकि बाद में आप उसको रिकॉल कर सके। दूसरा आता है चीज़ों को कैसे समझेंगे, यानी कि अंडरस्टैंड है। तीसरा है आपका अप्लाई, यानी कि एप्लीकेशन, जैसे कि आपके थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं फिर आप उसको रियल लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करते हैं। फोर्थ है आपका एनालाइज करना, एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम है आप उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाते हैं। फिफ्थ आता है आपका इवैल्यूएशन, कैसे आप उसका मूल्यांकन करेंगे। एंड लास्ट में जो सबसे हाई लेवल का होता है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी में डोमेन, वो है आपका क्रिएट, जो आप कोई भी एक नई चीज़ जो है क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल चीज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ कर देती हूँ। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं भाई, ठीक है, लाइक डिफाइन करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये जितने भी आपके फैक्ट्स हैं जो आपके सबसे नीचे लेवल के होते हैं, रिमेंबर करते हैं आप चीज़ों को। पहले इसका नाम नॉलेज दिया गया था, ठीक है, नॉलेज को आप इसको कर दिया रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर चीज़ों को आप याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, फिर आप चीज़ों को क्या करते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं आप उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बोलती हूँ ना, अगर मैंने आपको कोई एक पॉइंट दे दिया, चलो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या आपने बता दिया, ये था, ये मैंने याद किया था, अब मैं आपको बोलूँ कि अब आप अंडरस्टैंड वाले डोमेन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो वो वाली बात आ गई है। तो अंडरस्टैंड यानी कि समझना है आपको चीज़ों को, अब उसको आप कैसे समझाओगे या समझोगे, एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे। थर्ड है आपका अप्लाई, अप्लाई होता है एप्लीकेशन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ना कि सीटेट में आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अभी तक आपने थ्योरीज पढ़ ली, लाइक जीन पियाजे की, वाइगॉस्की की, कोहोलबर्ग की, जितनी भी आपने थ्योरीज पढ़ ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट में उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन, कि आप कैसे एज अ टीचर आप उसको रियल क्लासरूम में उसको यूज़ करेंगे, तो वो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड चीज़, ठीक है। यूज इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस, यानी कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, आपके सामने एक नई सिचुएशन आई है, आप कैसे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। फोर्थ है आपका एनालाइज करना, एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं आपको सामने एक प्रॉब्लम रख दूं, बट उस प्रॉब्लम को आपको टुकड़ों में बांटना है, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम क्या आपने उसको टुकड़ों में बांट दिया, कि अब आप देख रहे हो कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, आपने इसमें क्या कर दिया, आपने उसको लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चीज़ों में, कि अब ठीक है ये प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन निकालना है, चलो इसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये इसके प्रोज है, ये इसके कॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एनालाइज होगा, प्रॉब्लम्स को आपने उसको टुकड़ों में बांट दिया, आपने डिस्टिंग्विश कर दिया,
ठीक है। अब आता है इवेल्युएट। अब इवेल्युएट का मतलब क्या होगा, जब आपने डिस्टिंग्विश कर दिया, आपने उसको उसको कॉन्ट्रास्ट कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, अब आप उसका इवेल्युएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे कि अब आप उसको जज करोगे कि हाँ मुझे इसके साथ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं करोगे, डिफरेंशिएट वाली चीजें नहीं करोगे, आप यहाँ पे जज करोगे। पढ़ते हैं ना हम इवैल्यूएशन मूल्यांकन के अंदर कि हम इसमें जज करेंगे कि हाँ ये वाली चीज था, हमने ये टुकड़ों में बांटा था, क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, ये हम एनालाइज में करेंगे। इवैल्यूएट में क्या करोगे, आप जज करोगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है। और सबसे टॉप आता है आपका क्रिएट, यानी कि जब आप कोई चीज नई डिजाइन करते हो, कोई एक नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हो, ओरिजिनल वर्क होता है वो आपका, डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ये आपका क्रिएट। अब बताएं आंसर क्या होगा। कुड यू ग्रुप योर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स। क्या ये इवेल्युएशन कर रहे हैं आप, क्या यहाँ पे जज की बात हो रही है, जज की बात यहाँ पे तो ये हो जाती है फिर कि हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया, कुड यू ग्रुप, क्या आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग वाली बात तो मैंने आपको बताई थी कि जब हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, प्रोज एंड कॉन्स, तो ये इवेल्युएशन नहीं है। इवेल्युएशन में आप क्या करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट। भाई यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पूछा कि क्या टर्निंग पॉइंट था, इसमें उसने क्या नया क्रिएट किया, कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया। राइट डाउन अ न्यू रेसिपी टू कुक चिकन, नहीं भाई। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी जो अपनी चीज़ सीखी हुई है आप उसको अप्लाई करते हैं न्यू सिचुएशन में, तो यहाँ पे कोई इसमें नई सिचुएशन नहीं है, उसने पहले भी बना चुका होगा वही वो हर्ब से। फोर्थ है आपका एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे हो आप उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली निकल पाए। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, डिस्टिंग्विश कर देते हो उसको, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालते हो, यार ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें नेगेटिव है। डिटरमाइन विच ऑफ द गिवन मेजर्स वुड मोस्ट लाइकली लीड टू द अचीव बेस्ट रिजल्ट। यानी कि अब आपने यहाँ पे क्या बोला, आपने अलग अलग मेजर्स निकाल लिए कि हाँ कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा ताकि मुझे उसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए, है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो क्या होगा इसका आंसर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाला। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों को कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी एक चीज़ इसमें से क्रिएट, इवेल्युएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, तो कमेंट करके बता देना, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन दैट यू एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। यार इतना बड़ा कहानी लिख देते हैं सीटेट वाले, बोर ही हो जाते पढ़ते पढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है, सबसे बेनिफिशियल विधि कौन सी हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि जो वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा जो है सफल हो सके। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, यानी कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। भाई सही है वाली बात तो। डेवलप योर ओन इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स टू बी टॉट, यानी कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। तीसरा है कंपेयर देम विद अदर्स चिल्ड्रन एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल टू मेक देम रियलाइज देयर गोल। भाई आप बच्चों को कंपेयर नहीं करोगे दूसरे बच्चों के साथ, यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ आप डिसएडवांटेज सेक्शन वाले ग्रुप के बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करोगे। एम्फसाइज द पॉइंट दैट यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस दम, यानी कि आप इस बात पर बल दें कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। भाई आप ये भी नहीं करेंगे तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, आप अपनी सफलता हेतु अपनी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। आपको बच्चों में कॉन्फिडेंस रखना है। आर्टिकुलेट और कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, यानी कि उनमें क्षमताएं हैं, भाई वो कर सकते हैं, कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सो सबका सही होगा इसमें आंसर, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल ऑर्डर। भाई डिसऑर्डर्स आते हैं आपके, मैंने आपको सारे करवाए हैं जो RPWD एक्ट में सारे डिसेबिलिटीज दी है उसमें से भी हैं ये कुछ। ठीक है, बताएं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको सारे करवाए हैं। MP टेट में तो ज़्यादातर आपसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूछा जाता है, हर साल 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वही बताना है भाई कौन सा एक डेवलपमेंटल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, विकासात्मक, जहाँ पे बच्चा जो है बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। ऑटिज्म है, यानी कि आत्म
विमो है। दूसरा है सेरिबल पाल्सी, यानी कि मैंने आपको सीपी से भी याद करवाया था और एमपीटेट में ये भी पूछा गया था कि किसने ये वाली जो टर्म है इसको जो है फेमस किया था, है ना। प्रोपाउंडर कौन थे इसका, विलियम ऑसलर के नाम से मैंने आपको बताया था, एमपीटेट में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तीसरा है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, यानी कि पर अभिघातक तनाव, यानी कि पोस्ट, बाद में आपको एक ट्रॉमा वाला स्ट्रेस आया, ठीक है, बाद की बात हुई है, बट यहाँ पे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात पूछी है। चौथा है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि एडीएचडी की बात हुई है यहाँ पे आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सबको पता है ऑटिज्म भी आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, सीपी सेरिबल पाल्सी भी आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और एडीएचडी भी जो है आपका हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है वो भी आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यानी कि ये चारों ऑप्शन तो नहीं हुए क्योंकि ये आपके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। कौन सा नहीं है आपका, तो वो है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस, ये है आपका इसका आंसर। देखो सीटेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ उसके बारे में। ऑटिज्म आपको पता है क्या होता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बच्चे में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, वो बर्फी मूवी देखी अपने प्रियंका चोपड़ा की, वो ऑटिस्टिक चाइल्ड था, सेरेब्रल पाल्सी और अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक बारी पढ़ लेते हैं। सीपी में सेरेब्रल पाल्सी में यहाँ पे साफ साफ लिखा है एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये वाली चीज़। बच्चा इसमें इजीली मूव नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता प्रॉपरली, उसका पॉस्चर जो है मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है। और ये जो उसके प्रोपाउंडर थे जिन्होंने इसकी टर्म को फेमस किया था वो थे, उनका नाम था विलियम ऑसलर, ठीक है। एमपीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था इसका। तो ये होता है आपका सीपी का बच्चा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। हाइपर एएसडी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मैंने बताया था कभी कभी सिर्फ ऑटिज्म लिखा आएगा कभी कभी, और कभी कभी एएसडी पूरा लिखा आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले ऑटिज्म बोलते थे, अब पूरा नाम आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, 2016 में। तो इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं आपको हमेशा से बताती हूँ भाई, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट बिगेन्स अर्ली इन चाइल्डहुड एंड लास्ट थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ, और यही चीज़ सेरेब्रल पाल्सी में भी होती है, ठीक है। और ऑटिज्म में बच्चा जो है ज़्यादातर कम्युनिकेट करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बच्चे सोशली बहुत बच्चा जो है प्रॉब्लम होती है सोशलाइज करने में, ठीक है, बच्चे को इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स मैंने आपको बताया था, और मोटर एबिलिटीज में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्पीच रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को ऑटिज्म में, ठीक है। कम्युनिकेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोशल कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसको याद रखना। एमपीटेट के अंदर तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऑटिज्म वाले बच्चे में ज़्यादातर आपको कौन से लक्षण दिखते हैं, तो वो होता है आपका सोशल या फिर स्पीच कम्युनिकेशन, ठीक है। सोशल कम्युनिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। सीटेट वाले कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख देते हैं। मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स, यानी कि आप अलग अलग प्रकार की पेडागोजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज करते हैं। साफ बात ये थी, अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग आप यूज करते हैं, लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स भी यूज करते हैं। अभी आपको बताया था ना मैंने, जब सीसीई के अंदर इवैल्यूएशन जो होता है, अलग अलग प्रकार के आप टेक्निक्स वेराइटीज यूज करते हैं बच्चे का आकलन करने के लिए। एंड वेरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ द कंटेंट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, आपका यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये जो यूडीएल है इसका 2018 में भी क्वेश्चन आ रखा है, बट ये दूसरी चीज़ है। रेमिडियल टीचिंग है आपकी, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है, रेमिडियल टीचिंग तो नहीं है भैया ये वाली चीज़। रेमिडियल टीचिंग कब होती है, जब आपको लगता है कि बच्चे में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको डायग्नोज करते हो, फिर आप उसे रेमिडी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, विभेद अनुदेशन है। और चौथा आपका रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग भी नहीं है, मैंने आपको बताया था। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट वाली बात है, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से सीखता है, स्टूडेंट टीचर से सीखते ही हैं। तो क्या होगा, यूडीएल भी नहीं है, इसका आंसर क्या है, आपको हमेशा बताती हूँ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, विभेदित
अनुदेशन है। आई होप से सबने आंसर सही दिया होगा। जिसने सही आंसर दिया है भाई अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो भाई वाई डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, भाई विभेदी अनुदेशन क्यों देते हैं हम बच्चों को? हिंदी में लिख देती हूँ भाई यहाँ पे, विभेदी अनुदेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के वेराइटीज ऑफ यूज करेंगे बच्चे का आकलन करने के लिए, और अलग अलग पेडागोजीज यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे। बट क्यों? क्योंकि आपके क्लास में हर बच्चे की नीड्स अलग है, हर बच्चा अलग अलग एजुकेशनल सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे भी है। तो इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे? विभेदी अनुदेशन, जिसमें आप अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे और अलग अलग असेसमेंट के तरीके यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर टेस्ट के बेसिस पे आप नहीं लेंगे। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर्स। अब आपको पता है भाई गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं। तो गिफ्टेड लर्नर के बारे में कौन सा एक कथन जो है सत्य है, यानी कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? आपको पता है कि इनका जो हाईक्यू लेवल होता है 140 अबव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है दे मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ना, अगर आप उनको ग्रुप में काम करवाओगे तो ये और बच्चों भी क्या है, गिफ्टेड बना देंगे, टैलेंटेड बना देंगे उनको भी। भाई क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये चीज़ भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से ही मैटर करती है ना वो चीज़। अगर टैलेंटेड बच्चा है तो हेरिडिटी भी मैटर करता है और इन्वायरमेंट भी मैटर करता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड एज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम, यानी कि वह सदैव अन्य को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, कि हमेशा से दूसरों को लीड करेंगे कि हाँ भाई मैं तो तुमसे टैलेंटेड हूँ, भाई मैं तो एकदम, मेरा आईक्यू लेवल इतना है, ये है वो है, यानी कि ज़्यादा ही होता है ना, कि मतलब ओवर वाली चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है। ठीक है, एज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम। तीसरा है दे में अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटेंड सेंसिटिविटी, यानी कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताया था कि आपको याद है मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन आया था कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, लाइक जो गिफ्ट स्टूडेंट होते हैं, उनको भी कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, बट वो कभी कभी लोअर ग्रेड्स भी पा सकते हैं अगर उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण, अगर उनको लगता है कि अरे ये तो मेरे लेवल से बहुत ऊपर है, अरे ये मुझे नहीं करना, ये तो मुझे आता है, ये सारी चीज़ें। तो भाई अगर वो इतनी हाइटेंड सेंसिटिविटी है उनकी, तो भाई इस कारण की वजह से उनके लोअर ग्रेड्स भी आ सकते हैं। तो ये है इसका प्रॉपर एकदम बेस्ट आंसर जो इसके साथ जाएगा। ठीक है, देयर इंपॉर्टेंस इज प्राइमरीली ड्यू टू देयर ब्रेन पावर, नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं भाई। इंक्लूजन इन स्कूल बोल रही हूँ, इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरीली फोकस इज ऑन, भाई विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन की बात हुई है यहाँ पे, सही से आंसर देंगे सारे बच्चे। इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरीली फोकस ऑन, किस पे फोकस करा जाता है? मेकिंग सबल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, यानी कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा है फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, यानी कि इंक्लूजन का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि आपको सबको इंक्लूड करना है। ये बात आप सबको पता है, सबको इंक्लूड करना है, आपको कोई सेग्रीगेट नहीं करोगे, अलगाव नहीं करोगे, अलग थलग नहीं करोगे बच्चे को, नो सेग्रीगेशन। ठीक है, सब बच्चों को इंक्लूड करके चलोगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाऊंगी, पहले आप आंसर कीजिए इसका साथ साथ में। आई होप सारे बच्चे सही आंसर करे होंगे। थोड़ा सा कोल्ड है मेरे को। विशेष श्रेणी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ये वाली बात हो गई है। दूसरा है फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, यानी कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जो बच्चे जो सिर्फ व्हील चेयर पे आ रहे हैं, जिन्होंने लाइक वो बेसांकियाँ पकड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं के नीड्स फुलफिल करोगे। भाई नॉर्मल बच्चे गए भाड़ में, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। तो भाई ये चीज़ ऑप्शन तो यहाँ पे गलत, क्योंकि आप सबको इंक्लूड करोगे।
ठीक है, यहाँ पे ओनली बोल दिया कि सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे, तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा है मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड एज द एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर क्लास, यानी कि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरे करने पर, यानी कि नीड आप किसकी कर रहे हैं, मीटिंग द नीड्स, आप किसकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड। फिर से वही बात है, डिसेबल्ड चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ इंटायर क्लास, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं आप। बस यहाँ पे फिर से इंक्लूजन वाली बात नहीं हुई यहाँ पे। तो इंक्लूड द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स, यहाँ पे इलिटरेट पेरेंट्स का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मेकिंग सबल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। मैंने आपको बताई थी वाली चीज़ कि जब भी समावेशन होता है, जो आपकी क्लास में चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजंस लाने हैं। आप सबको इंक्लूड करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, सेग्रीगेट नहीं करेंगे। तो आंसर इसका यही है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा सा। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। देखो, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के आपके बच्चे होते हैं। एक होते हैं आपके नॉर्मल बच्चे, ठीक है, यानी कि आप ये समझो जिनका आईक्यू लेवल होगा वो भी नॉर्मल होगा, यानी कि 90 से लेके 110 के बीच में। भाई ये बच्चे फिजिकली भी ठीक है और ये बच्चे आपके मेंटली भी ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से भी ठीक है और संज्ञानात्मक के पक्ष से भी ये बच्चे नॉर्मल हैं। फिर आते हैं आपके चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे, ठीक है, यानी कि इनका जो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे भी आएंगे, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल होगा 140 प्लस, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, टैलेंट बच्चे भी आएंगे यहाँ पे। जिन बच्चों को फिजिकल डिसेबिलिटी है, भाई वो वाले बच्चे भी यहाँ पे आ जाएंगे। जिन बच्चों को मेंटली होता है ना, कॉग्निटिवली मेंटली जो बच्चे होते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी है, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो वाले बच्चे भी यहाँ पे आ जाएंगे। वंचित रूप वाले बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है। वो सारे बच्चे किस में आएंगे, आपके चाइल्ड विद स्पेशल वाले नीड में बच्चे आएंगे। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो आपका एजुकेशन सिस्टम आया था वो आया था आपका नॉर्मल, ठीक है, अगर आपको याद हो। उसके बाद आया आपका स्पेशल वाला सिस्टम। यार मेरा पेन पता नहीं क्या हो जाता है। फिर आया आपका स्पेशल एजुकेशन वाला सिस्टम, यानी कि इसमें क्या बोल दिया कि आप स्पेशल बच्चों को अलग ही पढ़ाएंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि ब्लाइंड है तो अलग ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाएं, डेफ एंड डम है तो उनके लिए अलग स्कूल बनाया जाए, ठीक है। फिर उन्हें सही नहीं लगा, अब उन्होंने कौन सा एजुकेशन सिस्टम लिया है, वो लिया है इंटीग्रेटेड। कौन सा लिया है, इंटीग्रेटेड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात ये वाली, इसमें कंफ्यूज हो जाओ कहीं तुम। फिर आया इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड का मतलब मैं आपको हमेशा से क्या बताती हूँ भाई, यानी कि जबरदस्ती आपने उन नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल्ड वाले बच्चों को, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को मतलब जबरदस्ती घुसा दिया। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी हैं आपके साथ, नॉर्मल बच्चे भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके साथ चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये बोल दिया। बट यहाँ पे कोई भी इनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है, नो स्पेशल प्रोविजंस। या बट आपको पता है स्पेशल प्रोविजंस तो चाहिए ना चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। भाई स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचर भी चाहिए, अलग अलग लर्निंग मटेरियल चाहिए, अलग अलग लर्निंग एड्स चाहिए आपको, और अगर ब्लाइंड बच्चा तो ब्रेल भी चाहिए उनके लिए आपको। तो ये सारी चीज़ें तो, बट यहाँ पे इन्होंने डाल तो दिया स्पेशल नीड वाले बच्चों को नॉर्मल के साथ, बट कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं थे, यानी कोई भी स्पेशल प्रावधान नहीं थे यहाँ पे उनके लिए, ठीक है। अब था, फिर आया आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव में क्या हुआ आपको, फिर वही वाली बात है, यानी कि आपके नॉर्मल बच्चे भी आएंगे प्लस आपके चाइल्ड विथ, पेन को पता नहीं क्या हो जाता है, स्पेशल नीड वाले बच्चे भी आएंगे, सब साथ पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपके साथ स्पेशल प्रावधान भी होंगे, यानी कि स्पेशल आपके प्रोविजन होंगे। चल जा भाई, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। स्पेशल प्रोविजन भी होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बात थी बस आपकी। पता नहीं बहुत ही गंदी स्लाइड लग रही है, कैसी राइटिंग आई है, ठीक है। तो क्या होगा, मेकिंग सबल, यानी कि विशेष श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण भी आप करेंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप सो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं भाई। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, रेड ही ठीक है ना।
वन सेकेंड। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है द कॉज ऑफ लर्नड हेल्पनेस इन द चिल्ड्रन इज देयर। भाई बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है? लर्नड हेल्पनेस यानी कि फंक्शनल फिक्सनेस, कि बच्चे ये एक ऐसी स्टेट है जहां बच्चों को ये लगता है कि ऐसे समझो उसको एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बच्चा है वो 3 बार सीटेड दे रहा है। सपोज मैं अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3 बार क्या बोलते हैं उसने सीटेड दिया बट उसका क्रैक ही नहीं हुआ, वो कर ही नहीं पाई। चाहे एक बार 1 नंबर से रुक गई, कभी 2 नंबर से रुक गई, बट वो अब उसको ऐसा लगता है कि यार मैं 3 बार दे दिया, क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी देके। अब उसका माइंड एकदम नेगेटिव हो गया है कि अब मैं नहीं दे रही यार, मेरे को पता है मेरे को होना ही नहीं है क्लियर, मैं सक्सीड होंगी ही नहीं। तो ये वो वाली चीज़ है द कॉज ऑफ लर्न हेल्पनेस, यानी कि इसका क्या कारण है। द कॉज ऑफ लर्न हेल्पनेस इन चिल्ड्रन इज देयर, यानी कि एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, यानी कि अब वो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि अब वो सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी बार उनके साथ ऐसा हो गया कि बार बार ऐसा हो चुका कि बार बार उनको फेलियर 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 मिलता जा रहा है, एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, क्रैक ही नहीं हो पा रहा उनका। तो अब वो क्या कॉज हो गया उनके अंदर, अब उनको ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने ऐसा व्यवहार अर्जित कर लिया है कि वे अब सफल हो ही नहीं सकेंगे। दूसरा है केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय नहीं, ये नहीं है लर्न हेल्पलेसनेस। नॉन कॉम्प्लायंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता चुकी अभी, मतलब इसका यही है लर्न हेल्पनेस का। द कारण यानी कि द कॉज क्या बोल रही हूँ इंग्लिश, तो क्या एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, जैसे अनुराग कुमार सिंह जी बोल रहे थे ना प्रीवियस क्लास के अंदर, मैम मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो ऑल आउट हो जाऊंगा, मेरे से होगा ही नहीं। तो अभी तक क्या आपने ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं भाई, ऐसा मत सोचो ना, बी पॉजिटिव। तो अब वो बच्चे जो है ऐसा व्यवहार अर्जित कर लेते हैं कि अब हम सफल हो ही नहीं सकते। तो ये है आपका लर्न हेल्पनेस। इस बारी लर्न हेल्पनेस से आपका 2 क्वेश्चन आए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वाई बॉदर, अब क्यों पढ़ना है, इसका अब कोई यूज ही नहीं है भाई, अब तो ये चीज़ काम करनी नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ बार बार पढ़ के। तो लर्न हेल्पनेस इज अ स्टेट, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था है दैट अकर आफ्टर अ पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन रिपीटेडली, यानी कि बार बार वो बच्चा क्या है रिपीटेडली स्ट्रेसफुल रहा है, उससे वो उसको सक्सेस मिला ही नहीं है, बार बार क्या है उसको फेलियर मिल रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, चाहे एमपी टेट है चाहे रीट है, बार बार आपको ये लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा। तो दे कम टू बिलीव दैट, अब वो ना ये व्यवहार अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं कि अब उनसे होगा ही नहीं। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें कंट्रोल वगैरह सब खो चुके हैं। दे बिलीव दैट दे आर अनेबल टू कंट्रोल और चेंज द सिचुएशन, कि अब वो सिचुएशन बदल ही नहीं सकते, तो अब वो ट्राई भी नहीं करते हैं। उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि भाई मुझे पता है मेरे से होगा ही नहीं, अब मैं ट्राई ही नहीं करूंगा, ना मेरे से अब होगा, ना मैं सिचुएशन को चेंज करूंगा। ठीक है, अगर उनके सामने दोबारा से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है भी ना, कि तब भी नहीं करेंगे। कि मतलब अगर आपको बोला है कि यार अगले साल सीटेट फिर से आ तो रहा है, एमपीटेट फिर से आ तो रहा है, तब भी दे लो, कहेंगे आप देना ही नहीं यार, मुझे पता है मेरे से होगा ही नहीं। तो ये होता है आपका लर्न हेल्पलेसनेस। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं भाई। क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया बट यार एक क्लास में 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना किसके कितने आए। इफ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन स्कूल, हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प हर बाय। भाई आपकी कक्षा में यदि आपकी एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, उसके लगातार जो है ग्रेड्स जो है लो आते जा रहे हैं स्कूल में, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो भाई आप उसके पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज्ड टू हेल्प हर बाय, उसके पेरेंट्स को आप कैसे एडवाइस करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे कि उसके बच्चे के जो ग्रेड्स है वो कैसे कम आ रहे हैं, कैसे आप उसके पेरेंट्स की हेल्प करेंगे। वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द टीचर, यानी कि आप टीचर्स के साथ एक होता है ना घनिष्ठ संगति में बात करेंगे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कि इसके ग्रेड्स क्यों कम आ रहे हैं, क्या ये क्लास में ध्यान नहीं देता, क्या ये घर पे नहीं पढ़ता। तो पेरेंट्स और टीचर क्या करेंगे, एक क्लोज एसोसिएशन करेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों के क्यों इतने लो ग्रेड्स आ रहे हैं। दूसरा है विद होल्डिंग मोबाइल फोन्स मूवीज कॉमिक्स एंड एक्स्ट्रा। भाई सी टेट में सेम एज इट इज सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ऑब्वियसली बात नहीं है, बच्चों को ये बोल दो कि मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगा दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कल को मैं तो बोल दो फोन नहीं लेना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अरे कहीं से भी फोन का जुगाड़ कर लेंगे, कहीं बाहर जाके मूवीज देख लेंगे अगर आप घर में देखने नहीं दोगे तो। ठीक है,
नरेटिंग हर द हार्डशिप ऑफ द लाइफ फॉर दोज हु डू नॉट पोजेस प्रॉपर एजुकेशन, इससे कुछ नहीं होना नरेट करने से। घर पर सबको परिश्रम पूर्व कार्य करने को बल दे, यानी कि फोर्सिंग हर टू वर्क हार्डर एट द होम, यानी ये बोलो घर पे जाके बहुत मेहनत करो। नहीं भाई, अगर स्टूडेंट जो है कंसिस्टेंटली होता है ना, एग्जाम्स के बाद आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, क्यों? आपके लोअर ग्रेड्स आ रहे तो आप डिस्कस करते हैं टीचर्स पेरेंट्स के साथ कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये घर में ऐसा ये माहौल है, क्या रीजंस है, क्या क्लास में ऐसा माहौल है, क्लासरूम में क्यों नहीं हो पा रहा, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, टीचर्स और पेरेंट्स एक दूसरे से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है, सॉरी क्या बाधित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इसमें से 3 चीजें ऐसी हैं जब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होगे तो वो आपको क्या करेगा, बाधित करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को ढंग से समझना, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? कौन सी एक चीज आपके समस्या समाधान को बाधित नहीं करेगी, उसमें रुकावट नहीं डालेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे डेटर नहीं करेगी? इंसाइट है, मेंटल सेट है, एंट्रेंचमेंट है, या फिर फिक्सेशन है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, या फिर निर्धारण? चलिए आंसर कीजिए सारे बच्चे जल्दी से, फटाक से। आई होप सो सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट मुझे पता नहीं, बट फिर भी यार सारे क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से आप स्पीड में करते हैं, ठीक है? क्योंकि बीच में तुम्हारी 2-2 छुट्टियां हो जाएंगी ना, दिवाली आ गई है, फेस्टिव सीजन से। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इनसाइट। अब बताते हैं कैसे। भाई जो आपका इनसाइट है, जो आपकी अंतर्दृष्टि है, वो कभी भी आपके समस्या समाधान में बाधित नहीं बनेगी, ठीक है? अब आप बोलोगे मेंटल सेट कैसे, एंट्रेंचमेंट कैसे, फिक्सेशन कैसे? भाई ये कैसे आपकी समस्या समाधान में बाधित होगी? भाई जो मेंटल सेट होता है, जो एंट्रेंचमेंट होता है, जो फिक्सेशन होता है, इन तीनों का एक ही मतलब है। यानी कि जो आपका मेंटल सेट होता है, जो आपका फिक्सेशन होता है, जो आपका एंट्रेंचमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, आपकी फिक्स्ड थिंकिंग हो जाती है यहाँ पे, कि आपने एक चीज़ को अगर रट लिया तो आप वही चीज़ को बार बार फॉलो करेंगे, आप एक नए सॉल्यूशन को फॉलो ही नहीं करेंगे, अलग पैटर्न का फॉलो ही नहीं करेंगे। तो मेंटल सेट का मतलब क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग है वो फिक्स्ड हो जाती है, एक ही तरीके से आपकी फिक्स्ड हो गई है। अब एग्जांपल देके बताऊंगी। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, मोर्चाबंदी का मतलब क्या होता है आपका, इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसे, जिसमें चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? जिसमें चेंज जो होता है ना, इन विच चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो चीज भी क्या है, फिर फिक्स्ड हो गई। तो ये चीज़ भी क्या हो गई, आपकी फिक्स्ड हो गई, यानी कि यहाँ पे भी आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्सेशन का मतलब वही है, फिक्स हो गई है वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधित बनेगी, इनसाइट नहीं बनेगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आप अपने मैथ्स का एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो, अभी तक आपने जो करते आए हो, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपने पहले उसी फॉर्मूला को उसी प्रोसीजर से आप कर रहे हैं, तो आपने सॉल्व कर दिया, तो आपका मेंटल सेट बन गया, आपकी थिंकिंग फिक्स्ड हो गई है। बट आपको क्या पता, जैसे होता है ना एसएससी वाले जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं मैथ्स के, आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा भी आपने मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा, बट आप नहीं कर पा रहे हो शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल सेट बन चुका है, आपकी थिंकिंग जो है फिक्स्ड हो सकी है। तो आप क्या करें, आप ये चीज़ बाधा करेगी, आप अलग अलग प्रॉब्लम के सोल्यूशन अब नहीं निकाल पाओगे, आप अलग अलग तरीके ईजाद नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप न्यू वेज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास मेंटल सेट है, एंट्रेंचमेंट है, फिक्सेशन हो गई है आपके पास, तो आप वो प्रॉब्लम को नए वेज से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी था भाई, इंसाइट वाली चीज़ है जो बाधित नहीं करेगी ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेंटल सेट आपको बस ये समझना है, फिक्स थिंकिंग है, फिक्सेशन भी फिक्स थिंकिंग है, एंट्रेंचमेंट का मतलब भी वही है, फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे चेंज जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, बदल नहीं सकते उस चीज़ को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैथ्स की प्रॉब्लम है, अभी तक आप करते हुए आए हो, तो वो चीज़ फिक्स्ड हो गई है, तो आप नए तरीके, नए शॉर्ट ट्रिक्स आप उसके द्वारा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 है, अ टीचर इज कनेक्टिंग अ टेक्स्ट टू द प्रीवियस लर्नड टेक्स्ट एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज इट। शी इज, भैया वो क्या कर रही है? भाई एक टीचर है, कनेक्ट कर रही है एक टेक्स्ट को जो उस बच्चे ने पहले से पढ़ा हुआ है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है भाई, ये चीज़ यहाँ पे,
ठीक है, वो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है टेक्स्ट को टू द प्रीवियसली लर्नड टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को प्रीवियसली लर्न टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर रही है एंड शोइंग चिल्ड्रन कि इसको समराइज कैसे करते हैं, इसका सारांश कैसे करना है। तो वो चीज़ क्या कर रही है, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी टू कॉम्प्रीहेंडेड, यानी कि वह बच्चों को पाठ समझने की स्वाद शैली विकसित करने में सहायता कर रही है कि आप खुद से ही डेवलप करो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, कैसे आप उस चीज़ को समझ रहे हो। कॉम्प्रीहेंड का मतलब ना कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हो, अपनी खुद की समझ को आप देखो, फिर उसको समराइज करो। दूसरा, इंसिन्यूएटिंग दैट देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू द इंटायर टेक्स्ट, यानी कि वो बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़े कि पढ़ने की आवश्यकता को का संकेत दे रही है। नहीं भाई, रीइंफोर्सिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, सिर्फ आकलन के दृष्टिकोण से नहीं। एनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मग इट अप एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, यानी कि वह विद्यार्थियों को क्या बोल रही है, स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रही है कि याद कर लो, स्मरण करो, मेमोराइज करो उस चीज़ को। भाई वो बच्चों को क्यों ये चीज़ सिखा रही है, शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज, क्यों सिखा रही है वो बच्चों को ये चीज़, कनेक्ट कर रही है प्रीवियसली टेक्स्ट को। तो क्या है, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी टू कॉम्प्रीहेंड इट। ठीक है, आई होप सबका आंसर सही होगा। जिसका सही है भाई अपने अपने आप को 1 नंबर दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एरर्स इज कॉमन बिटवीन अ लर्नर, अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं यार। व्हाट काइंड ऑफ एरर्स इज कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड द लर्नर हु लर्न्स द सेम लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि समझ लो ये मैं हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट मदर टंग है वो है हिंदी है, और मेरी एक कज़न है वो यूएसए में है, तो उसकी जो वो फर्स्ट लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, और वो जो सेकेंड लैंग्वेज है उसकी नेटिव, वो क्या है, नेटिव कह रही हूँ, जो सेकंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, वो हिंदी है, वो सीख रहा है या सीख रही है। तो इन दोनों में कौन सी एक एरर है जो कॉमन होगा, कौन से दोनों एक चीज़ है जो एक गलती जो होगी दोनों में कॉमन होगी। व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग, जो एक मदर टंग सीख रहा है, एंड द लर्नर हु लर्न्स द सेम लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ओवर जनरलाइजेशन है, अधिक सामान्यकरण है भाई, अधिक सामान्यकरण नहीं है। ओवर जनरलाइजेशन तो हम तब पढ़ते हैं जब हम इंग्लिश में, आपके पेडागोजी में क्वेश्चन आया था, जब हम रूल्स को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, जैसे कि गोस को वो क्या लिख देता है, गो को वेंट की जगह वो गोड लिख देता है, या फिर ऐसे कुछ भी लिख देता है, तो रूल्स को ओवर जनरलाइज कर लेता है। तो यहाँ पे ओवर जनरलाइज का नहीं है, सिंप्लीफिकेशन एंड हाइपर करेक्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, विकासात्मक वाले चेंजेस है उसके अंदर, जो दोनों क्या करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो दोनों का एक साथ हुआ है ना, विकास एक साथ हुआ है, एक इन्वायरमेंट में रह के हुआ है, तो क्या होगा, उनका विकास जो उनकी गलतियां होंगी, जो एरर होंगे, जो कॉमन होगा, वो विकासात्मक होंगे, यानी कि डेवलपमेंटल होंगे उनके। 23 है, द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है, संज्ञान भावना, कॉग्निशन, इमोशन, स्ट्रेस ओमिशन, ऑब्वियस बात है स्ट्रेस ओमिशन नहीं होगा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, या फिर कॉग्निशन कंपटीशन, संज्ञान प्रतियोगिता। नहीं भाई, जो बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, स्ट्रेस क्या है आपका, इमोशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपके कॉग्निशन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। भाई अगर आपके पास स्ट्रेस है तो आप अच्छे से एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, तो ये किस चीज़ का रिलेशनशिप दर्शा रहा है, आपका कॉग्निशन एंड इमोशन का। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। जिसका सही है अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ टीचर इज ट्राइंग टू काउंसिल अ चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग इन स्कूल। अब यहाँ पे किसकी बात हो गई है भाई, काउंसलिंग की बात हो रही है। भाई एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया भाई, यार टीचर है वो बच्चे को काउंसिल कर रही है, हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी कि उस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटी, कोई एक्सीडेंट हुआ, बट जो बच्चा वहाँ पे इजीली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब टीचर उसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग, कौन सी एक चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी काउंसलिंग करने के लिए स्कूल में।
इट इज अबाउट द पैलिएटिव मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। नहीं, ये बिल्कुल भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। सेकंड पढ़ लेते हैं। इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स, यानी कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा है, इट इज़ अबाउट गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर फ्यूचर करियर ऑप्शन। फ्यूचर करियर ऑप्शन की बात नहीं है, ठीक है। वो बच्चा जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वेल, चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटी, उसके बाद से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चौथा है, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ को कराया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, काउंसिल सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के द्वारा नहीं भाई, एज अ टीचर भी आप दे सकते हैं काउंसलिंग। तो क्या होगा, विच ऑफ द बेस्ट फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग। बेस्ट बताना है आपको, आप सब आंसर कीजिए, देखती हूँ कौन सही आंसर करता है। आई गेस मिक्स्ड आंसर आ रहे होंगे, बट जो इसका आंसर जो बेस्ट है वो है आपका है आंसर नंबर 2। यानी कि अगर आप ऐसा सोचिए कि सपोज आप एज अ टीचर हैं आप, ठीक है, तो आपके सामने एक बच्चा है, आपने देखा कि भाई वो अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो आप उससे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें हुआ, फिर आप उसको कुछ सजेशन देंगे, वो भी कुछ बात करेगा आपसे, जितने भी डर है उसके मन में सारी चीज़ें होंगी डिस्कस, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इस बारे में बात होगी तो ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स। फिर जब वो बातें डिस्कस हो रही है तो बच्चा अपने खुद के थॉट्स को क्या है, एक्सप्लोर कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनकरेज द लीस्ट अ स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट। भाई एक विद्यार्थी है उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच ने कलाकार बनना चाहता है। भाई एक बच्चा है वो क्या बनना चाहता है, हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट है। थिएटर आर्टिस्ट आपको पता है कौन होते हैं, जो रंगमंच के जो कलाकार होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो बनना चाहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनकरेज द लीस्ट अ स्टूडेंट हु वांट्स टू, यानी कि जो सबसे कम चीज़ जो एनकरेज करेगी उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। ट्राई टू विन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दैट विल इंश्योर यू स्कॉलरशिप, यानी कि आप स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन विन करो जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। दूसरा है, डेवलप एम्पैथेटिक एमिकेबल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विद योर पेयर थिएटर आर्टिस्ट, यानी कि अपने जो आपके साथ के जो पेयर ग्रुप है जहाँ पे आप थिएटर आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्हीं के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, सपोर्टिव होगा, एम्पैथेटिक होगा, तो आप अच्छे क्रिएटिव बन पाओगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप ग्रुप में इन सबके साथ बैठे हो तो आप एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं, सोशल स्किल डेवलप होती है, और एक ही आपके जो होता है रंगमंच के थिएटर आर्टिस्ट हैं एक ही ग्रुप में, तो आप क्या है इजीली उन चीज़ों को क्या है सीख भी पाओगे, अच्छा क्रिएटिव भी बन पाओगे क्योंकि आप एक दूसरे से सीख रहे हो ना ग्रुप के अंदर। तीसरा है, डिवोट योर टाइम टू दोज थिएटिकल स्किल्स दैट यू फाइंड मोर इंजॉयबल। भाई ये बात भी सही है, आप अपना ज़्यादातर टाइम वहाँ पे डिवोट करें जो थिएटर स्किल्स में जहाँ पे आप इजीली इंजॉय कर सके उस चीज़ को। फोर्थ है, रीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट एंड ट्राई टू लर्न। भाई ये भी सही है कि आप उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में पढ़ो जो वर्ल्ड के बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो कौन सा सबसे कम होगा यहाँ पे जो बच्चों को प्रेरित करेगा कि वो अच्छे क्रिएटिव बन पाए, कि भाई तुम स्टेट लेवल का कंपटीशन करो, उसको जीतो ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल पाए। तो ये सबसे कम चीज़ जो है प्रेरित करेगी, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही सही हैं। अपने पेयर ग्रुप वाले चीज़ भी सही है, अपना ज़्यादातर टाइम थिएटर स्किल को डेवलप करने में सीखो जहाँ पे आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और उन परफॉर्मेंसेस के बारे में पढ़ो जो वर्ल्ड के बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी ऑफ द ओपिनियन दैट स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई ये उसका जो आंसर है वो है मैस्लो है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स लर्निंग इन अ क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। जो आप कक्षा में लर्निंग कर रहे हैं, जो अधिगम हो रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि
क्या बोल दिया, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा दिया आपने। यानी कि आपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या कर दिया आपने, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए कि अभी आपके एफए 4 हो रहे थे, अब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 या 7 होंगे। ठीक है, तो क्या ये चीज आपकी लर्निंग को, आपके अधिगम को सपोर्ट कर रही है? भाई नहीं कर रही। नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द चिल्ड्रन बाय द टीचर, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, देख लेते हैं। तीसरा है स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सामान्यता बनाए रखने के किसी एक अनुदेशन पे नहीं। इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल, यानी कि आप अगर बच्चे का टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे 40 से 50 मिनट का, तो क्या इससे बच्चे की लर्निंग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके आप अधिगम को क्या कर रहे हैं, सहायक दे रहे हैं? नहीं। तो क्या होगा, इसका जो बेस्ट आंसर है वो है सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द चिल्ड्रन बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना। बच्चों को हेल्प करो, बच्चों को सपोर्ट करो, बच्चों को गाइड करो, बच्चों को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दो, हल्का सा फ्रीडम दो, हल्की सी डेमोक्रेसी रखो अपने क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, ताकि बच्चे भाई खुद भी सेल्फ रेगुलेट कर पाए, सेल्फ मॉनिटर कर पाए, सेल्फ गवर्न कर पाए अपनी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 28, मैच्योर स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई है। भाई यहाँ पे परिपक्व विद्यार्थी कैसे होते हैं? बिलीव दैट इमोशन हैज़ नो प्लेस इन देयर स्टडीज़। भाई इस इंसान और मशीनों में बहुत फ़र्क होता है, उनमें इमोशंस नहीं होते, हमारे में इमोशंस होते हैं। तो भाई परिपक्व विद्यार्थी के अंदर क्या इमोशंस नहीं होंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर इमोशंस ही ना हो, इमोशंस बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल चीज़ है ना। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है रिजॉल्व इजीली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर इंटेलेक्ट, यानी कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी किसको यूज करके, इंटेलेक्ट को, अपनी बौद्धिकता के साथ सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, द्वंद्वों को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है समटाइम्स नीड। अब आप देख रहे होगे चारों ऑप्शन के अंदर आपको इमोशंस और इमोशंस से रिलेटेड सारी चीज़ें दिख रही है आपको, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज। एंड ऑप्शन नंबर 4, डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? समटाइम्स नीड। भाई उनको भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इमोशंस तो आपके कुछ जन्मजात भी होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जन्मजात होते हैं, जैसे वॉटसन जी बोलते हैं लव फियर एंगर जो है आपके जन्मजात हैं। बाकी कुछ बोलते हैं जो बाद में भी डेवलप होते हैं। ठीक है, तो भाई सबको चाहिए इमोशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हमारे विकास में बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। भाई फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया। अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज प्रोफ्यूसली, यानी कि भाई एक प्री स्कूल है आपका, यानी कि ऐसे समझ लो वो जो LKG नर्सरी वाली क्लासेस होती है ना आपकी, KG नर्सरी वाली क्लासेस होती है, उनकी बात समझ लो। बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज प्रोफ्यूसली आफ्टर 2 years व्हेन द सेम चाइल्ड, यानी कि 2 साल बाद अब जब बच्चा वापस स्कूल आता है, प्राइमरी स्कूल में आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट क्लास समझ लो, उसने पहले नर्सरी KG कर लिया, वो फर्स्ट क्लास में आ गया, यानी कि 2 साल उसने रोता था। हाँ, अब जैसे फर्स्ट क्लास में आया तो वो रोता नहीं है। ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज टेंशन, अब वो अपनी टेंशन को, अब वो जो रो रहा है उसको चाहे बुरा लग रहा हो स्कूल आना, अब उसको कैसे एक्सप्रेस करा? वो रो नहीं रहा, अब वो हर चीज़ इमोशनली एकदम ज़्यादा से वो नहीं हो रहा, अब वो रो नहीं रहा उस चीज़ को लेकर। अब वो क्या कर रहा है, अपनी टेंशन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? उसके जो शोल्डर है और जो नेक है वो मसल्स जो टेंस हो जाती है। दिस चेंज इन इज बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो उसी में से क्वेश्चन आया है। पहले जो बच्चा था नर्सरी KG में रोता हुआ आता था, अब उसको रोना भी आ रहा है, उसे बुरा भी लग रहा है, मैं क्यों स्कूल जा रहा हूँ, टेंशन भी हो उसे। अब वो अपनी टेंशन को है रो के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। कैसे कर पा रहा है? अपने शोल्डर और नेक को एकदम टेंस कर लेता है। तो भाई ये चीज़ कौन सा प्रिंसिपल दर्शा रहा है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन सीक्वेंशियल मैनर, यानी कि क्रमिक प्रकार से होता है आपका। ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले इन्फेंसी फिर चाइल्डहुड, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, यानी कि धीरे 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 होता है आपका विकास। तीसरा है डेवलपमेंटल इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की तो बात ही नहीं हुई, एक ही बच्चे की बात हुई है। डेवलपमेंटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं।
भाई बिल्कुल सही आंसर है, अभी आपको बताती हूँ को क्यों मैं आपका क्वेश्चन करवा रखा है। एमपीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विभेद व एकीकरण की बात है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था। एकीकरण भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर एकीकृत भी बोल सकते हैं। समन्वय का सिद्धांत भी बोलते हैं। विकास सभी अंगों के बीच समन्वय के द्वारा होता है। विकास कैसे होता है, 2-3 आपके जो अंग हैं उनमें समन्वय होता है, तब भी आपका क्या होता है, विकास आपका जो होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इसे कहते हैं, समन्वय का सिद्धांत बोलते हैं इसे। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा सबको। बाकी के और भी ये है, आप इसे पढ़ सकते हैं इजीली। तो जब मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, जब पेपर आने वाला होगा तो थ्योरीज को दोबारा से पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ क्लासेस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाई सत्य है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट है जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि अनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की, यानी कि जब एक बच्चा कह रहे, जब एक इंसान है, जो व्यक्ति है, जो पैदा हुआ, कुछ ना कुछ जेनेटिक चीज़ें भी लेकर आए, वो पता है ना, पढ़ते ना, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट वाली चीज़। ठीक है, तो अनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। दूसरा है एडॉप्टिव चिल्ड्रन पोजेस सेम आईक्यू एज देयर एडॉप्टिव सिबलिंग। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस, भाई आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है। एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट, भाई ब्रेन डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस तो करता ही है, हेरिडिटी भी करता है और इन्वायरमेंट दोनों करता है। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग, यानी कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही गलत बात है भाई, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में तो आप प्रॉपर पूरी एजुकेशन लेते हैं ना, पूरी फॉर्मल एजुकेशन भी होती है आपकी। ठीक है, स्कूल में आप सारी चीज़ें सीखते हैं भाई, तो इंटेलिजेंस का कैसे इस पर प्रभाव नहीं डलेगा, मतलब स्कूलिंग का कैसे इस पर आपके प्रभाव नहीं डलेगा इंटेलिजेंस का, तो बहुत बड़ा प्रभाव डलता है स्कूलिंग में। ठीक है, सोशलाइजेशन तो प्लेग्राउंड में होता है, बट इंटेलिजेंस जो है वो आपके क्लासरूम में होता है। ये क्वेश्चन आ रखा है बच्चे का, सोशलाइजेशन स्कूल में प्लेग्राउंड में होता है, और जो इंटेलिजेंस वाली चीज़ है तो वो आपका क्लासरूम में होता है। तो 3 ऑप्शन गए भाई, एक ऑप्शन बचा है और बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि क्या है, कभी कभी ऑप्शन से खेलना सीख लिया करो, जो 3 ऑप्शन है नेगेटिव उसको पहले ही निकाल दिया करो। ठीक है, तो क्या है, जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है व्यक्ति का, कुछ ना कुछ जेनेटिक्स जीन्स लेके पैदा हुआ है, वो तो कैसे एक इंडिविजुअल जो अपने इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, क्वालिटीज़ मैटर करती हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे आपके 30 में से भाई कितने आए, तो कमेंट करके बताना। लाइव सेशन में आई वोंट बी एबल टू रीड, तो कमेंट करके बताना। बाकी कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है तो टेलीग्राम पे मुझे भेज देना, इसका PDF में आपको मैं सेंड कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो डू लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे दैट इज़ राधिका, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF आपको डाल दूंगी। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, कोई भी डाउट हो तो दोबारा से क्लैरिफाई कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है।